जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री का हम रिवीजन कर रहे थे और इससे पिछला वाला सेशन एब्रप्टली एंड हो गया था बिकॉज लाइट चली गई थी बीच में। लेकिन हमने जलियांवाला बाग मैसेकर तक बातचीत कर ली थी। जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक दो चीज़ें और पढ़नी है। देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। और जब जनरल डायर ने इतने सारे लोगों को मार दिया तो एक कमीशन बनाई गई इंक्वायरी करने के लिए। उस कमीशन को बुलाया जाता है हंटर कमीशन या फिर डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमीशन। इस कमीशन के हेड थे विलियम हंटर। क्यों बनाया गया था? जलियांवाला बाग मैसेकर को इंक्वायर करने के लिए। कितने मेंबर्स थे? 9 मेंबर्स थे इस कमीशन में, और इन 9 में से 3 इंडियंस भी थे। और इंडियंस के नाम याद रख लो, एक थे चीमनलाल हरीलाल, दूसरे थे जग्गा नारायण और तीसरे थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। और इस कमीशन ने इंक्वायरी करने के बाद ये बोला कि जनरल डायर की कोई भी गलती नहीं है। अब सोच के देखो, इतना बड़ा मैसेकर हुआ है और कमीशन ये कह रही है कि जिस इंसान ने ये मैसेकर किया उसकी कोई गलती ही नहीं है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इंडियंस रिएक्ट करेंगे, और इंडियंस ने रिएक्ट किया भी। और इस दौर में खूब सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। कमीशन का नाम क्या है? हंटर कमीशन है। 3 इंडियंस का भी नाम याद रख लेना। अच्छा, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, इसकी कहानी शुरू हुई थी राउलेट एक्ट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट को रिपील कर दिया 1922 में। कब रिपील किया? 1922 में। फिर इसके बाद बात आती है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हुआ तब वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। कौन थे वाइसरॉय? लॉर्ड रीडिंग। खिलाफत की कहानी क्या है? देखो, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेके 1918 तक चला। और इस वर्ल्ड वॉर 1 में 2 पावर्स थी। एक थी अलाइड पावर्स, यूके, यूएस, फ्रांस वगैरह, और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑटोमन टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह। और इस वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में अलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर्स को हरा दिया। और जो पावर्स हारी, जीतने वाली पावर्स उनकी टेरिटरीज को कॉन्फिस्केट कर रही थी, उनकी पावर्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रही थी। और ये होता ही है। बट दिक्कत ये थी कि ये जो ऑटोमन टर्की का सुल्तान है, ये सुल्तान तो था ही, साथ ही साथ इसको एक और डेजिग्नेशन मिली हुई थी। इसको बुलाया जाता था कैलिफ या फिर खलीफा। खलीफा का मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ ऑल दी मुस्लिम्स इन दी वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके स्पिरिचुअल हेड की भी डेजिग्नेशन मिली हुई थी सुल्तान ऑफ टर्की को। और जैसे ही इस सुल्तान ऑफ टर्की की टेरिटरीज को कॉन्फिस्केट किया गया, इसकी पावर्स को रिड्यूस किया गया, तो दुनिया भर के मुस्लिम लोगों ने प्रोटेस्ट करने की शुरुआत की। इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुए। मुस्लिम लीग ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। कौन से ईयर में? 1918 में, मई 1918 में। और इस सेशन में डिसाइड हुआ कि हम खिलाफत कमेटी को फॉर्म करेंगे। खिलाफत कमेटी को अल्टीमेटली फॉर्म किया गया बॉम्बे में। कब? मार्च 1919 में। किसने फॉर्म किया? अली ब्रदर्स ने फॉर्म किया। 2 भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली। और इस खिलाफत कमेटी ने कुछ डिमांड्स रखी। क्या डिमांड्स थी? पहला तो इन्होंने बोला कि मुस्लिम होली प्लेसेस जितनी भी हैं उनको कैलिफ से नहीं छीना जाएगा। प्री वॉर टेरिटरीज जो भी थी कैलिफ की, वो उसी के पास रहने दी जाएंगी। और जजीरत उल अरब, जिसे आज की डेट में सऊदी अरेबिया बुलाया जाता है, जजीरत उल अरब, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन के ऊपर किसी भी नॉन मुस्लिम को लीडर नहीं बनाया जाएगा। ये थी खिलाफत कमेटी की डिमांड्स। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी तरीके से इस्लामिक डिमांड्स हैं। और ये दोनों भाई मोहम्मद अली और शौकत अली ये पहुंचे गांधी जी के पास में कि देखो, आप पॉपुलर लीडर हो, आप हमारी मदद करो। और गांधी जी बड़े स्मार्ट थे इस मामले में। उनको दिखी अपॉर्चुनिटी कि ये अपॉर्चुनिटी है हिंदू और मुस्लिम लोगों को यूनाइट करने की। देखो, मुसलमान लोग तो आ ही रहे हैं, उनका तो इशू है ही खिलाफत इशू। बाकी इंडियंस क्यों आएंगे? बिकॉज अभी अभी जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है और लोगों में गुस्सा है। तो गांधी जी ने बोला कि हम सिर्फ खिलाफत इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, हम एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे जहां खिलाफत इशू की भी बातचीत होगी, जहां जलियांवाला बाग मैसेकर की भी बातचीत होगी और जहां स्वराज की भी बातचीत होगी। मुसलमान लोग क्यों आ रहे हैं? बिकॉज खिलाफत इशू है। मई 1920 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरेस। स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, SEVRES, ट्रीटी ऑफ सेवरेस। और ट्रीटी ऑफ सेवरेस में बेसिकली क्या था? देखो, ट्रीटी ऑफ सेवरेस कब साइन हुई? 1920 में। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, अलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर्स को हरा दिया और एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस।
इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई। एक ट्रीटी ऑफ सेवरस भी थी इसमें से। इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैंडेट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया और इस मैंडेट सिस्टम के तहत लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया गया। और ये जो लीग ऑफ नेशन है इसको फॉर्म किया गया था टू मैनेज द कॉन्फिस्केटेड कॉलोनीज ऑफ द लॉस्ट पावर्स। ये जो सेंट्रल पावर्स हारी, इनसे जो भी कॉलोनीज छीनी जा रही थी उनको मैनेज करने के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। और लीग ऑफ नेशन का मैनेजमेंट किसके हाथ में दिया गया? यूके और फ्रांस के हाथ में दिया गया। तो ये थी ट्रीटी ऑफ सेवरस। बेसिकली खिलाफत इशू अपना चल रहा है, मुसलमान लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और बाकी के इंडियंस क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिकॉज जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है और हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसने जनरल डायर को क्रिटिसाइज भी नहीं किया है। पनिश करने की तो बात दूर की है, क्रिटिसाइज भी नहीं किया है। तो ये डिसाइड हुआ कि एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। खिलाफत कमेटी मिली इलाहाबाद में जून 1920 में और ये डिसाइड हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा और इसके लीडर कौन होंगे? गांधी होंगे। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया 1 अगस्त 1920 को। कब लॉन्च किया? 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक पास्ड अवे। और तिलक पास्ड अवे तो लोगों में और ज़्यादा जोश आ गया, बिकॉज तिलक बड़े पॉपुलर लीडर थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी चीज़ के लिए काम किया था। तो लोगों को लगा कि यार हमारा लीडर जिसने पूरी ज़िंदगी लगाई उसके ड्रीम को हमें फुलफिल करना चाहिए। तो लोगों ने और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया एनसीएम में। एनसीएम में क्या इश्यूज एड्रेस किए जा रहे थे? पंजाब इनजस्टिस, जलियांवाला बाग मैसेकर, दूसरा खिलाफत इशू था ही, और तीसरा स्वराज। एनसीएम को लॉन्च कर दिया गया है। एनसीएम को अप्रूव करने के लिए कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। यूजुअली कांग्रेस के सेशन होते थे दिसंबर के महीने में। कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात कर रहे थे तब ये बात की गई थी, लेकिन स्पेशल सेशन बुलाया गया इस बार सितंबर 1920 में। कहाँ बुलाया गया? कैलकाटा में बुलाया गया। प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और इस कांग्रेस के सेशन में एनसीएम को अप्रूव कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि एनसीएम को अपोज कर रहे थे, जैसे सीआर दास। हालांकि एनसीएम को अपोज नहीं कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे इस खिलाफत इशू को। उनका कहना था कि टर्की का प्रॉब्लम है, टर्की में इशू चल रहा है, उसकी लड़ाई हम क्यों लड़ें? हमारे घर में अपनी समस्याएं इतनी हैं, हम अपने घर की समस्याओं से डील कर लें। वो खिलाफत इशू के अगेंस्ट में थे। लेकिन गांधी जी इसी चीज़ के लिए खूबसूरत हैं कि 2-3 महीने बाद जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का रेगुलर सेशन हुआ, कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ। और इस सेशन में सीआर दास ने खुद ने एनसीएम के रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया। मतलब सीआर दास और उनके जैसे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे जो कि इस खिलाफत इशू का विरोध कर रहे थे, गांधी जी ने 2-3 महीने में उन सबको कन्विंस कर लिया। सेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। कहाँ हुआ? नागपुर में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? विजय राघवाचार्य। कौन थे? विजय राघवाचार्य। अच्छा, नागपुर सेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो नागपुर सेशन है 1920 का, ये प्री इंडिपेंडेंस कांग्रेस का सबसे बड़ा सेशन था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे गांधी जी ने कांग्रेस का नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इसी सेशन में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। कांग्रेस के डे टू डे कामकाज को देखने के लिए 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। कांग्रेस की मेंबरशिप फीस को रिड्यूस कर दिया गया और कितना कर दिया गया? 4 आना पर ईयर। प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज बनाई गई ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। वार्ड कमेटीज और विलेज कमेटीज को ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये याद रखना, नागपुर सेशन जो है वो सबसे बड़ा सेशन था। अच्छा, इसी दौरान कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने कांग्रेस को छोड़ा भी, जैसे एनी बेसेंट छोड़ के चली गई, जिन्ना छोड़ के चले गए, विपिन चंद्र पाल छोड़ के चले गए, करपड़े छोड़ के चले गए। बेसिकली ये वो लीडर्स थे जो ये कह रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हमें कानून के तहत लड़ाई लड़नी चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि गांधी जी का ये जो तरीका है मास मूवमेंट का, मास स्ट्रगल का, ये लॉफुल नहीं है, हमें इस तरीके से अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तो ये लीडर्स इसी दौर में कांग्रेस को छोड़ के चले गए। लेकिन एनसीएम बेहद सक्सेसफुल रहा। एनसीएम का सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो गांधी इमर्ज्ड एज अनडिस्प्यूटेड लीडर, सबसे बड़े लीडर बन के उभरे गांधी जी, और गांधी जी की आइडियोलॉजी डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई। पहला ऐसा नेशनल मूवमेंट था जो कि मल्टी क्लास मूवमेंट बना, सभी क्लास के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस मूवमेंट की वाइड ज्योग्राफिकल रीच थी, मतलब रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज में लोगों ने एनसीएम को सपोर्ट किया। जैसे राजस्थान के मेवाड़ में
एक बिजौलिया मूवमेंट हुआ। इकोनॉमिक बॉयकॉट बेहद सक्सेसफुल रहा। लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश क्लोथ्स को, लिक्विड वगैरह को यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और इसकी वजह से सरकार को खूब सारा लॉस हुआ। अनटचेबिलिटी का इशू जो कि गांधी जी के बेहद करीब था, उसकी बातचीत नेशनल लेवल पे होने लगी पहली बार। नो टैक्स मूवमेंट भी स्टार्ट किया लोगों ने। एनसीएम के दौरान हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पे थी। एनसीएम के दौरान बहुत सारे इंडिजीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया, जैसे काशी विद्यापीठ, जैसे गुजरात विद्यापीठ, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया। पीजेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। यूपी में अवध में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। यूपी में ही मदारी पासी ने एका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। कांग्रेस के लीडर्स ने अकाली मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। मतलब एनसीएम अपने आप में सक्सेसफुल था, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। जैसे मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन उतना इंप्रेसिव नहीं था। पार्टिसिपेट किया लेकिन उतने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया। स्टूडेंट्स ने खूब पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने खूब पार्टिसिपेट किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारा अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था और ये स्टूडेंट्स, ये टीचर्स कब तक अपने घर पे बैठेंगे, कब तक मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अल्टीमेटली इनको वापस से गवर्नमेंट के स्कूल्स में, गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जाना पड़ गया। लॉयर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारे अपने कोई कोर्ट्स नहीं थे। तो कुछ टाइम के बाद लॉयर्स को वापस से सरकारी कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत पड़ गई। क्लोथ्स को खूब बॉयकॉट किया लोगों ने, ब्रिटिश क्लोथ्स को, लेकिन खादी बहुत एक्सपेंसिव थी। अब खादी इतनी एक्सपेंसिव है कि लोग बेचारे ज़्यादा लंबे टाइम तक खादी के कपड़े पहन नहीं पा रहे थे, तो वापस से ब्रिटिश क्लोथ्स को पहनने की शुरुआत कर दी। एनसीएम के दौरान कुछ कुछ जगह पे वायलेंस भी देखने को मिला। जैसे 1921 में केरला में कम्युनल राइट्स हुए, जिनको बुलाया जाता है मोपुला रिबेलियन। और एक बड़ा सिग्निफिकेंटली वायलेंट एक्टिविटी हुई 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। बेसिकली गांव के लोगों ने कुछ 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इसको बुलाया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। और जैसे ही चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जहां वायलेंस आता है, गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं और गांधी जी ने एनसीएम को एंड कर दिया। बारदौली में कांग्रेस की कमेटी मिली और 12 फरवरी को कांग्रेस की कमेटी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम एनसीएम को विड्रॉ कर रहे हैं। एनसीएम से रिलेटेड एक दो चीज़ें और याद रखो। एनसीएम के दौरान ही गांधी जी ने अपने क्लोथ्स को गिव अप किया था। ये जो धोती वगैरह पहनना शुरू किया था गांधी जी ने, ये एनसीएम के दौरान ही किया था। बेसिकली गांधी जी मदुरई बिहार में विजिट पे गए थे और वहाँ लोगों की कंडीशन बेहद ख़राब थी, बेहद गरीबी थी। और उसको देख के गांधी जी को लगा कि जिन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो मैं एज अ लीडर इतना बढ़िया कपड़े पहन के कैसे घूम सकता हूँ। तो उन्होंने अपने क्लोथ्स को गिव अप कर दिया। एनसीएम एंड कब हुआ? फरवरी 1922 बारदौली रेजोल्यूशन के थ्रू। कांग्रेस कमेटी ने बारदौली में बारदौली रेजोल्यूशन को पास किया और एनसीएम को विड्रॉ कर लिया। अच्छा, खिलाफत और एनसीएम का इम्पैक्ट आसपास भी देखने को मिला। जैसे ताना भगत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जात्रा ओरोन ने। ये जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, वहाँ पे ताना भगत मूवमेंट बेसिकली एक ट्राइबल अपराइजिंग थी। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने 1920 में यूपी में ऑर्गेनाइज करी। एका मूवमेंट मदारी पासी ने, ये भी एक पीजेंट मूवमेंट था और कहाँ पे था? यूपी में था। मोपला रिवोल्ट मालाबार केरला वाले रीजन में हुआ और ये वायलेंट रिवोल्ट था। बिजौलिया मूवमेंट हुआ, कहाँ पर हुआ? मेवाड़ में हुआ, ये भी पीजेंट मूवमेंट था। भील ट्राइबल मूवमेंट हुआ राजस्थान गुजरात वाले रीजन में और इस भील ट्राइबल मूवमेंट को किसने लीड किया? मोतीलाल तेजावत ने। किसने लीड किया? मोतीलाल तेजावत ने। अच्छा, एनसीएम की बातचीत इसके साथ में खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट ने कुछ फैक्ट्स, उनको याद रखना। अब जब एनसीएम खत्म हो गया, गांधी जी बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट लीडर और गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो सबसे डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गई। गांधी जी की आइडियोलॉजी थी क्या? गांधी जी बेसिकली ये कहते थे कि ये जो मास मूवमेंट है ये अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गुजरता है। मतलब कभी ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, लोगों की एनर्जी कम होगी, फिर बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा, फिर वापस से कोई लीडर आएगा और इन लोगों को जगाएगा और ये मूवमेंट वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही चलता है मूवमेंट। गांधी जी ये कहते थे कि मास मूवमेंट में लोगों की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए लीडर्स को कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करो, स्पिनिंग व्हील को, खादी को प्रमोट करो, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए काम करो।
बेसिकली गांधी जी की आइडियोलॉजी बुलाई जाती है स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल या फिर प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर, कि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करोगे तो मास मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लोगों की एनर्जी कम होने लग जाएगी और ये मास मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ जाने लग जाएगा और एकदम से खत्म हो जाएगा। फिर कोई लीडर आएगा, वो काम करना शुरू करेगा, दोबारा से लोगों को जगाना शुरू करेगा और वापस से मास मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा और अपने पीक पे पहुंचेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। ये गांधी जी का मास मूवमेंट था। एनसीएम खत्म हो गया और 1922 में गया में कांग्रेस का सेशन हुआ और इस कांग्रेस के सेशन के दौरान कांग्रेस में एक डिवीजन देखने को मिला। दो ग्रुप्स इमर्ज हुए, एक को बुलाया गया प्रो चेंजर्स और दूसरे को बुलाया गया नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि गांधी जी का मास मूवमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो मास मूवमेंट है इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है और हमें और तरीके अपनाने चाहिए। मतलब ये वो लोग थे जो गांधी जी के आइडिया से थोड़ा दूर जाने की शुरुआत कर चुके थे। प्रो चेंजर्स में कौन कौन थे? सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे और हाकिम अजमल खान थे। और दूसरा ग्रुप था नो चेंजर्स का। नो चेंजर्स वो लोग थे जो ये कह रहे थे कि गांधी जी का जो तरीका है मास मूवमेंट का, उसी से हमें आज़ादी मिलेगी, हमें गांधी जी को सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। नो चेंजर्स में कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और एम ए अंसारी। दो ग्रुप्स इमर्ज हुए, एक प्रो चेंजर्स का, एक नो चेंजर्स का। अच्छा, ये जो नो चेंजर्स थे ये तो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। प्रो चेंजर्स वो थे जो कि गांधी जी से दूर जा रहे थे और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। प्रो चेंजर लीडर्स ने अपनी पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कब बनाई? 1 जनवरी 1923 को। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी ये विद इन कांग्रेस बनाई गई थी, कांग्रेस से बाहर नहीं थी। विद इन कांग्रेस स्वराज पार्टी को बनाया गया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 1923 को। और सीआर दास इसके पहले प्रेसिडेंट बने। और नो चेंजर्स तो वो लोग थे ही जो कि गांधी जी में अभी भी बिलीव कर रहे थे। लेकिन ये जो स्वराज पार्टी है ये बहुत बड़ी नहीं बन पाई। उसका रीज़न था, एक तो सीआर दास जो कि इसके फाउंडर थे, ही पास्ड अवे इन 1925। फाउंडर बहुत जल्दी पास अवे हो गए तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। दूसरा, स्वराज पार्टी का आइडिया था कि हम लेजिस्लेचर की वर्किंग को डिसरप्ट करेंगे। लेजिस्लेचर में जो कामकाज चल रहा है हो अल्लाह करेंगे, उसको डिसरप्ट करेंगे, वो कामकाज नहीं होने देंगे, तो सरकार मजबूर हो जाएगी हमारी बातचीत सुनने के लिए। लेकिन आपको ये समझ में आता है आज भी पार्लियामेंट में लोग कितना हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो डिसरप्शन का मेथड है इसकी अपने आप में लिमिटेशंस हैं। स्वराज पार्टी के वीकन होने के पीछे एक रीज़न और था कि बड़े सारे पॉपुलर लीडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करेंगे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज। भाई मुस्लिम लीग बन चुकी थी और मुस्लिम लीग के लोग मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे थे। तो कुछ हिंदू लीडर्स भी ऐसे इमर्ज हुए जो ये बोलने लगे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हिंदूज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इनको बुलाया गया रिस्पॉन्सिविस्ट। क्या बुलाया गया? रिस्पॉन्सिविस्ट। और इसके लीडर्स कौन थे? लाला लाजपत राय, एम मालविया, MR जयकर, NC केलकर। नाम याद रखना, लाला लाजपत राय, MM मालविया, MR जयकर और NC केलकर। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करने की शुरुआत करी ताकि हिंदूज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, हमने इससे पिछले वाले सेशन में बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिख दिया गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाई जाएगी जो कि ये देखेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू सरकार की जो फंक्शनिंग है इंडिया में वो ठीक तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन बननी तो चाहिए थी 1929 में, 10 साल बाद। लेकिन 1927 में ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कन ने एक कमीशन बनाई जिसको बुलाया जाता है साइमन कमीशन। और ये जो साइमन कमीशन है इसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, लेकिन इसके हेड थे सर जॉन साइमन, और इसीलिए इस कमीशन को बुलाया जाता है साइमन कमीशन। और ये कमीशन क्यों बनाई गई थी? ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इंडिया में सरकार की जो फंक्शनिंग है वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही है। इंडियंस ने इसका खूब विरोध किया। और विरोध क्यों किया? बिकॉज इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स ब्रिटिश MPs थे। सोच के देखो, इंडिया में सरकार की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाई जा रही है और एक भी इंडियन इसमें ऐड नहीं किया गया है।
तो कांग्रेस ने ये डिसाइड किया, वेरियस पार्टीज ने ये डिसाइड किया कि ये जो कमीशन है इसका बॉयकॉट किया जाएगा। कांग्रेस ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया, मद्रास सेशन। कब? 1927 में। प्रेसिडेंट कौन थे? एम ए अंसारी। और इस सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। ये कमीशन बॉम्बे पहुंची फरवरी 1928 को और इसका खूब लार्ज स्केल पे बॉयकॉट किया गया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बॉयकॉट किया, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग। लेकिन 2-3 एक्सेप्शंस हैं। एक तो अंबेडकर साहब ने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था, याद रखना। दूसरा, जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास ने सपोर्ट किया था। और तीसरा, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था। साइमन कमीशन का लार्ज स्केल पर बॉयकॉट किया जा रहा था और इसी बॉयकॉट के चलते जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बर्किन, उन्होंने इंडियंस के सामने एक चैलेंज थ्रो किया और बोला कि यार हमारा तो तुम सुन नहीं रहे हो, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है, तुम बताओ कि हमें सरकार में क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है मोतीलाल नेहरू। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी 1928 में, इसको लेकर आए। बेसिकली कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन हुआ, इसके प्रेसिडेंट भी कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और इस सेशन में मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी जिसको बुलाया गया नेहरू रिपोर्ट 1928 की। और इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे? एक तो नेहरू रिपोर्ट में बात की गई डोमिनियन स्टेटस की, कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। और 19 फंडामेंटल राइट्स की भी बातचीत की गई। मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के थ्रू, उनको रिजेक्ट कर दिया गया और ये बोला गया कि हम मुस्लिम्स को सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई, सेक्युलर स्टेट क्रिएट करने की बातचीत की गई और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की बातचीत की गई। ये भी बोला गया कि ये जितनी भी वर्किंग क्लास है उसको ट्रेड यूनियन से छुटकारा मिलना चाहिए। अच्छा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है तो एक चीज़ मुझे याद आ गई, मुझे पता नहीं लास्ट सेशन में बताया या नहीं बताया, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू। कौन सा एक्ट है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट आ गई है, नेहरू रिपोर्ट ने अपनी डिमांड्स रख दी, लेकिन दिक्कत यह है कि नेहरू रिपोर्ट को बहुत सारे इंडियंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और वो अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आ गए और इस 14 पॉइंट प्रोग्राम में बेस रखा गया पाकिस्तान की क्रिएशन का। जिन्ना साहब डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये जो नेहरू रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि हम मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, हम सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, जिन्ना इसके अगेंस्ट में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अपने फादर की रिपोर्ट के साथ में अग्रीमेंट में नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस इस रिपोर्ट के एग्रीमेंट में नहीं थे और इसीलिए ये लोग इतने टावरिंग हैं। सोचो, फादर की रिपोर्ट है सामने और अपनी आइडियोलॉजी के चलते ये आदमी उस रिपोर्ट को अपोज कर रहा है। आजकल लोग कितना भी गाली दे लें, लेकिन नेहरू, बोस, पटेल ये सब महान इसलिए हैं बिकॉज इन्होंने काम किए ऐसे। नेहरू रिपोर्ट को अपोज कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और ये अपोज कर रहे थे बिकॉज नेहरू रिपोर्ट में बातचीत की गई थी डोमिनियन स्टेटस के बारे में और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तब तक बात करने लगे थे पूर्ण स्वराज के बारे में कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने कन्विंस किया और बोला कि पूर्ण स्वराज का अभी टाइम नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम और दे दो। गांधी जी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मान ली और 1929 में, मतलब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है, 1929 में कांग्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हुआ लाहौर में, लाहौर सेशन ऑफ 1929। इसके प्रेसिडेंट बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस लाहौर सेशन में कई इंपॉर्टेंट चीज़ों के रेजोल्यूशन पास किए गए। एक तो पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड किया गया। दूसरा, इस सेशन में डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। तीसरा, लंदन में इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेगी। और चौथा, ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन।
लाहौर सेशन ऑफ 1929, प्रेसिडेंट कौन थे? JL नेहरू। और इसमें बातचीत की गई पूर्ण स्वराज के बारे में, इसमें बातचीत की गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के बारे में, इसमें डिसाइड किया गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस बॉयकॉट करेगी, और इसमें डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसके लिए एक फैक्ट और याद रख लो। JL नेहरू ने अपोज किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपोज किया, डोमिनियन स्टेटस के चलते अपोज किया, ये अपन ने पढ़ लिया। जिन्ना ने अपोज किया, और जिन्ना अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आए 1929 में, और ये जो जिन्ना का 14 पॉइंट प्रोग्राम है इसने फ्यूचर पाकिस्तान की फाउंडेशन ले डाउन करी। JL नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अपोज कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट को, और इन्होंने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को फॉर्म किया था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और ये जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग थी, इसका एम क्या था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई लड़नी है, और सोशलिस्टिक रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कि हमें सोसाइटी को सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स पे रिवाइज करना है। तो ये एक फैक्ट। फिर अपन रेगुलर पे आते हैं, जो भी अपन बातचीत कर रहे थे। 1928 में कैलकाटा में सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने इस सेशन में नेहरू रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया था, साथ ही साथ फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को भी फॉर्म किया गया था इसी में। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट लाहौर सेशन हुआ 1929 में, प्रेसिडेंट कौन थे? JL नेहरू। और इसमें पूर्ण स्वराज की बातचीत की गई, इसमें CDM को लॉन्च करने की बातचीत की गई, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करने का डिसाइड किया गया, और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये डिसाइड किया गया। अच्छा, इसके बाद लॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बैकड्रॉप क्या है? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, और इस लेटर में 11 डिमांड्स लिखी गई, और ये कहा कि या तो सरकार इन 11 डिमांड्स को 11 मार्च तक मान ले, अदरवाइज हम CDM को लॉन्च करेंगे। ये 11 डिमांड्स क्या थी, उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। बहुत बेसिक डिमांड्स थी, जैसे लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए। एक इंपॉर्टेंट डिमांड थी जिसको आप याद रख सकते हो, वो थी अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी। 11 डिमांड्स रख दी गई सरकार के सामने, और टाइम भी दे दिया गया कि 11 मार्च तक मान लो, अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। सरकार ने इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलने की शुरुआत करी अपने वॉलंटियर्स के साथ में, और दांडी पहुंचे, और दांडी पहुंच के 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। और नमक का अपना सिग्निफिकेंस है, बिकॉज नमक सब लोग यूज़ करते हैं, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो। तो जैसे ही नमक कानून को तोड़ा गया, वेरियस समुदाय के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी। एक तरफ गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, और दूसरी तरफ कंट्री के वेरियस हिस्सों में बहुत सारे कानून तोड़े गए, जैसे फॉरेस्ट लॉज का वायलेशन किया गया कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस में, महाराष्ट्र में, बिहार में। बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में CDM को लीड किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बुलाया जाता है, जिनको बादशाह खान भी बुलाया जाता है। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था खुदाई खिदमतकार, या जिसको रेड शर्ट्स मूवमेंट भी बुलाया जाता है, या जिसको सर्वेंट्स टू गॉड भी बुलाया जाता है। और इस सोसाइटी ने CDM को पॉपुलराइज करने के लिए काम किया। CDM के दौरान विमेंस ने पर्दा करने से मना कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई CDM में, जैसे तमिलनाडु में सॉल्ट मार्च को लीड किया C राजगोपालाचारी ने। इधर मालाबार कोस्ट पे सॉल्ट मार्च को लीड किया के केलापन ने। किसने? के केलापन ने। इसके अलावा आसाम में लोगों ने कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। कनिंगम सर्कुलर में बेसिकली ये लिखा गया था कि अगर कोई भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में और प्रो स्वदेशी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। इसके अगेंस्ट में वहाँ के स्टूडेंट्स ने, आसाम के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा CDM के दौरान ही दर्शन सत्याग्रह को भी लॉन्च किया गया था। दर्शन सत्याग्रह को लॉन्च किया सरोजनी नायडू ने, इमाम साहिब ने और मनीलाल साहब ने। सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल साहिब। और इसको लॉन्च किया गया था 21 मई 1930 को। मई 1930 सही है, 21 डेट एक बार कंफर्म कर लेना, जहाँ तक 21 मई ही है। 21 मई 1930 को दर्शन सत्याग्रह को लॉन्च किया गया। किस किसने लॉन्च किया? सरोजनी नायडू ने किया, इमाम साहिब ने किया और मनीलाल ने लॉन्च किया।
इसके अलावा एक बड़ा फेमस नाम आपने सुना होगा, नागालैंड से हैं रानी गेडेनेल्यू, और रानी गेडेनेल्यू ने 16 साल की उम्र में सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। इनको ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था। 1946 में इनको पंडित नेहरू ने छुड़वाया और फिर इनको टाइटल दिया रानी का। तो ये सारी चीज़ें कब हुई? सीडीएम के दौरान हुई। अच्छा, जब सीडीएम चल रहा था तो मीनवाइल लंदन में हो रही थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई नवंबर 1930 में। और कांग्रेस के लाहौर सेशन में ही कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात थी कि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पॉपुलर पार्टी थी, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसरॉय इरविन को बोला कि यार गांधी जी से बातचीत करो, उनको मनाओ कैसे भी। और गांधी और इरविन के बीच में एक नेगोशिएशन हुआ और उस पैक्ट को बुलाया जाता है गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट, और ये साइन हुआ 5 मार्च 1931 को। और इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत गांधी जी ने सीडीएम को सस्पेंड करने के लिए अग्री कर लिया। दूसरा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए भी अग्री कर लिया। और तीसरा, गवर्नमेंट ने अग्री किया कि जितने भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। और यही बात आती है भगत सिंह के बारे में। लोग कहते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, वो आर्ग्यूमेंट यहीं से आता है। लेकिन ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसमें डिसाइड ये हुआ था कि जितने भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। और भगत सिंह को फ्रेम किया गया था वायलेंस के लिए। अब कितना एफर्ट डाल सकते थे गांधी, कितना पुश कर सकते थे, वो डिबेटेबल है, लेकिन फैक्ट ये है। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया। कांग्रेस ने अपना सेशन बुलाया कराची में। कराची सेशन हुआ 26 से लेकर 29 मार्च के बीच में 1931 में, और इसके प्रेसिडेंट थे पटेल। इस कराची सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस ने रेटिफाई कर दिया और फंडामेंटल राइट्स का और इकोनॉमिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन भी पास किया। और जैसा डिसाइड हुआ था, गांधी पहुंचे लंदन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन गांधी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में बातचीत बनी नहीं। बातचीत 2 टॉपिक्स पे नहीं बनी, एक तो डोमिनियन स्टेटस के टॉपिक पे और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट के टॉपिक पे। भाई डोमिनियन स्टेटस की तो बात ही नहीं आ रही थी, बिकॉज कांग्रेस पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर चुकी थी, और सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में गांधी जी कभी थे नहीं। अच्छा, आपने ध्यान से अगर देखा हो तो गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने सीडीएम को सस्पेंड करने के लिए अग्री किया था। एंड करने के लिए नहीं किया, खत्म करने के लिए नहीं किया, सस्पेंड के हम अभी के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं सीडीएम को, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो दोबारा से लॉन्च करेंगे। और जब बात नहीं बनी तो गांधी जी इंडिया वापस आए, और इंडिया वापस आके इन्होंने सेकंड फेज ऑफ सीडीएम को लॉन्च किया, जो कि 1932 से लेकर 34 के बीच में चला। लेकिन इस बार सीडीएम उतना पावरफुल नहीं हो पाया, बिकॉज इस बार इसको बड़ा रूथलेसली सप्रेस कर दिया गया। एक नए वाइसरॉय आ गए थे जिनका नाम था लॉर्ड विलिंगडन, और इन्होंने ब्रूचली सप्रेस किया। जितने भी सीडीएम के लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को खुद को अरेस्ट करके पूना की यरवड़ा जेल में लॉन्च कर दिया गया था। और ये जो सेकंड फेज है सीडीएम का, वो उतना बढ़ चढ़ के निकल नहीं पाया, मतलब वहीं के वहीं दबा दिया गया इसको। और अल्टीमेटली गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया 1934 में। देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? नवंबर 1930 में। इसमें जिन्ना साहब ने पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 1931 में। जिन्ना साहब ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी जी ने, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अम्बेडकर साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1932 में। इसमें गांधी और जिन्ना दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अम्बेडकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब अम्बेडकर साहब ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, इनका चेयरमैन कौन होता था? इनका चेयरमैन होता था ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। कौन होता था? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। सीडीएम 1934 में सप्रेस कर दिया गया। इसी दौरान बीच में कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया गया था 16 अगस्त 1932 को, और पूना पैक्ट साइन हुआ था 20 सितंबर 1932 को। देखो गांधी इरविन पैक्ट अलग है, जो कि दिल्ली पैक्ट बुलाया जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ है। ये जो पूना पैक्ट है ये अलग है। कहानी क्या है उसको देख लेते हैं। देखो कम्युनल अवार्ड बेसिकली क्या था? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने ये अनाउंस किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे मुस्लिम्स को, सिख लोगों को, ये पेज मुड़ गया, यहाँ पर सिख लिखा हुआ है, एंग्लो इंडियंस को,
और जितने भी इंडियन क्रिश्चियंस हैं उनको, साथ ही साथ डिप्रेस्ड क्लास को भी एक नया नाम ऐड कर दिया गया कि डिप्रेस्ड क्लास को हम सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे। और 71 सीट्स जो हैं वो रिजर्व भी कर दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को पहले से ही मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास को भी ऐड कर दिया गया। और जैसे ही डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बातचीत की गई, गांधी जी ने प्रोटेस्ट करने की शुरुआत कर दी। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बातचीत की गई थी, इसी को बुलाया जाता है कम्युनल या फिर मैकडोनल्ड अवार्ड। क्या बुलाया जाता है? कम्युनल या फिर मैकडोनल्ड अवार्ड। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और गांधी जी ने बोला कि आई विल फास्ट अंटिल डेथ, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था डिप्रेस क्लास को, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बड़ा रोल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था कम्युनल अवार्ड में। लेकिन जैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया, गांधी जी जेल में बैठ गए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कास्ट हिंदू लीडर एम मालवी और दलित लीडर MC राजा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कन्विंस किया कि यार जाओ गांधी जी से बातचीत करो और कोई एग्रीमेंट पे पहुंचो, बिकॉज गांधी जी भी बड़े लीडर थे। अम्बेडकर साहब गांधी जी से मिलने के लिए गए पूना जेल में और इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे बोलते हैं पूना पैक्ट। और इस पूना पैक्ट के कंडीशंस क्या थे? एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट को रिप्लेस कर दिया गया बाय जॉइंट इलेक्टोरेट, मतलब अब डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पहले जो 71 सीट्स प्रोवाइड की जा रही थी रिजर्वेशन के तौर पे, अब उनको कर दिया गया 148 सीट्स। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 18% ऑफ द टोटल सीट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व कर दी गई। बेसिकली अंबेडकर साहब ने अग्री कर लिया गांधी जी से कि चलो ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, लेकिन हमें कम से कम सीट्स का रिजर्वेशन दे दो। और ये जो पूना पैक्ट है, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि यार आप दोनों भाइयों में बात बन रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे तो भले ही सेपरेट इलेक्टोरेट ले लो और भले ही सीट्स का रिजर्वेशन ले लो, हमें तो सीट्स देनी है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस को मिला के ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा, वो बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये भी बोला गया कि ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, ये तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब मोर देन 50% ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रोविंसेस में जो डायरकी सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया था, उसको रिप्लेस करके सेंटर के लेवल पे अप्लाई कर दिया गया। डायरकी कौन से वाले एक्ट में स्टैब्लिश किया गया था प्रोविंसेस में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ट्रांसफर करके वाइसरॉय को दे दिया गया। बेसिकली लंदन से दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया इंडिया का फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेचर में 30 से 40% सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई। और ये क्यों रिजर्व की गई? ताकि कांग्रेस को बहुत इजीली बहुमत ना मिले, कांग्रेस जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के लिए भी परेशान हो जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया किस किस को? मुस्लिम को, सिख लोगों को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को और यूरोपियंस को। डिप्रेस्ड क्लास वाले सेपरेट इलेक्टोरेट की बातचीत खत्म हो गई है पूना पैक्ट के बाद में। डिप्रेस्ड क्लास को क्या मिला है? जॉइंट इलेक्टोरेट मिला है। बेसिकली इनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और ये जो टर्म है डिप्रेस्ड, इसको रिप्लेस कर दिया गया शेड्यूल कास्ट से। किस टर्म से रिप्लेस कर दिया गया? शेड्यूल कास्ट से। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई। डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, अपन ने पूछा ये कि किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उस डायरकी को प्रोविंसेस से रिप्लेस कर दिया गया और डायरकी में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई। गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई ओवर सर्टेन इश्यूज, जैसे किसी बिल को अप्रूव करना है, लेजिस्लेचर को समन करना है, ट्राइबल एरियाज को मैनेज करना है, इन सब चीज़ों में गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 93 ये कहता था कि गवर्नर जो है वो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं और प्रोविंस को खुद से रन कर सकते हैं। मतलब गवर्नर को एक तरीके से बेहद पावरफुल बना दिया गया। और ये जो बातचीत हो रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं, ये कुछ कुछ प्रेसिडेंट रूल्स की लाइंस पे बातचीत हो रही है कि कभी भी गवर्नर अगर चाहेंगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रोविंस को खुद से रन कर सकते हैं।
दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 1935 के एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो इस एक्ट में डोमिनियन स्टेटस की कोई भी बातचीत नहीं की गई, मतलब अब तक अंग्रेज सरकार का कोई विचार नहीं है हमें आज़ादी देने का। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये कांग्रेस के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए लाया गया था। बेसिकली एक तरीके से खुश करने की कोशिश की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा कांग्रेस को। अच्छा, दो तीन बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। कराची सेशन हुआ था। कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? पटेल थे। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इस कराची सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाई कर दिया गया था, या ये कहते हैं एंडोर्स कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इकोनॉमिक पॉलिसी के रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया था। और ये जो फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन है और इकोनॉमिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन है, इसको ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा इस रेजोल्यूशन में जितने भी मार्टियर्स थे जैसे भगत सिंह, उनकी ब्रेवरी को एडमायर किया गया, लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमारा वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रेजोल्यूशन को भी इस कराची सेशन में अडॉप्ट कर लिया गया था। तो अगर कोई पूछ ले फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन, इकोनॉमिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का रेजोल्यूशन किस सेशन में एक्सेप्ट किया गया है? कराची सेशन में किया गया है। 1931 में ऑर्गेनाइज किया गया था और हेड कौन थे? पटेल साहब। अच्छा, कुछ कमीशन है एजुकेशन को लेके जिनका आपको पता होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच को लाया गया 1854 में। हंटर एजुकेशन कमीशन आई 1882-83 में। वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 में। और सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 में। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कमीशंस के बारे में आपको पता होगा, आपने सब कुछ ये पढ़ा होगा। कुछ और बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। 1917 में कांग्रेस का सेशन हुआ कैलकाटा में और इसकी प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली विमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। 1923 में दिल्ली का स्पेशल सेशन हुआ और इसके प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद, और अब्दुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। 1925 में कांग्रेस का सेशन हुआ कानपुर में और इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी। पहली विमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू थी। 1924 में बेलगांव में सेशन हुआ और ये जो बेलगांव का सेशन है इसमें प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। कौन से सेशन में? बेलगांव सेशन में 1924 में। ये अपने को पता ही है। पहले इंग्लिशमैन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे उनका नाम क्या है? जॉर्ज यूले। और पहले मुस्लिम जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे उनका नाम क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। 1890 में कदम्बिनी गांगुली पहली विमेन बनी जिन्होंने कांग्रेस को एड्रेस किया था। पहली विमेन जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया उनका नाम क्या था? कदम्बिनी गांगुली। ये बेसिक बातचीत है। अच्छा, फिर वापस आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपन ने पढ़ा। उसके बाद फरवरी 1937 में इलेक्शंस हुए और फरवरी 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस की ऑलमोस्ट हर एक प्रोविंस में सरकार बनी, एक दो को छोड़ के। कांग्रेस लेड गवर्नमेंट कहाँ बनी? मद्रास प्रोविंस में, बॉम्बे में, उड़ीसा में, बिहार में, यूपी में और सेंट्रल प्रोविंस में। कांग्रेस लेड कोalition की गवर्नमेंट कहाँ बनी? आसाम में NWFP जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, वहाँ पे मुस्लिम लीग को 0 सीट्स मिली। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी वो 3 ही प्रोविंसेस थे। एक था सिंध का, दूसरा था पंजाब का और तीसरा था बंगाल का। बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजक पार्टी दोनों ने मिलके गवर्नमेंट बनाई और बंगाल के प्राइम मिनिस्टर बने फजल उल हक। कौन बने? फजल उल हक। जिन्ना के बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जिन्ना जो है वो इनिशियली दादा भाई नेहरू के सेक्रेटरी हुआ करते थे, फिर फिरोज शाह मेहता के सेक्रेटरी बने। कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया 1907 में। इनिशियली जिन्ना मास मूवमेंट के फेवर में नहीं थे। इनफैक्ट खिलाफत इशू को जिन्ना ने भी सपोर्ट नहीं किया था, और जब खिलाफत इशू को जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया तो मुस्लिम लीग ने इनको साइडलाइन कर दिया था। नागपुर सेशन ऑफ 1920 जो कि सबसे बड़ा सेशन था कांग्रेस का, उसमें जिन्ना ने गांधी जी को एड्रेस किया एज मिस्टर गांधी, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वे में, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जिन्ना साहब को बोला कि आप गांधी जी को एड्रेस करो एज महात्मा। और इसी वजह से जिन्ना साहब ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया और लंदन चले गए 1920 में। लंदन से वापस आए 1934 में। इन्होंने एक पारसी लड़की से शादी की, इनकी बेटी का नाम था डियाना, एंड जिन्ना साहब पास्ड अवे इन 1948 बिकॉज ऑफ टीवी। कुछ फैक्ट्स याद रख लो। सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज कांग्रेस मिनिस्टर्स का मानना ये था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रही है विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स।
22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया डे ऑफ डिलीवरेंस या फिर मुक्ति दिवस। क्या सेलिब्रेट किया? डे ऑफ डिलीवरेंस या फिर मुक्ति दिवस। फिर इसके बाद की कहानी कैसे चली? मार्च 1940 को झारखंड रामगढ़ में सेशन हुआ और इस झारखंड रामगढ़ के सेशन में प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये जो मार्च 1940 का रामगढ़ का सेशन है, इसने गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि एक कोई मूवमेंट शुरू किया जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। लेकिन गांधी जी डिलेमा में थे। गांधी जी को ये लग रहा था कि अभी अगर हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो ये ब्रिटिशर्स के साथ में गलत होगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जस्ट है कुछ हद तक, बिकॉज ब्रिटिशर्स लड़ाई लड़ रहे थे किसके अगेंस्ट में? नाजीज के अगेंस्ट में। तो गांधी जी डिलेमा में थे। गांधी जी ने डिसाइड किया कि बड़ा मूवमेंट तो लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। और इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया गया अक्टूबर 1940 में, कि गांधी जी इंडिविजुअल्स को लॉन्च करेंगे और वो छोटे छोटे लेवल पर सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह को पॉपुलराइज करेंगे। गांधी जी इंडिविजुअल्स को पिक करते थे और उन इंडिविजुअल्स का काम क्या था? पब्लिक में जाके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एंटी ब्रिटिश स्पीचेस डिलीवर करना और हमारे कंट्री के फेवर में स्पीचेस डिलीवर करना। कांग्रेस का जो भी स्टैंड है उसको पब्लिक के सामने क्लियर करना। पहले लीडर जिनको गांधी जी ने पिक किया इंडिविजुअल सत्याग्रह के तहत, उनका नाम था विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने अपने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत करी पुन्नार महाराष्ट्र से। कहाँ से? पुन्नार महाराष्ट्र से। दूसरे लीडर जिनको गांधी जी ने पिक किया उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है इसको 1941 में एंड कर दिया गया। बीच में 1940 में अगस्त ऑफर आया था। बेसिकली इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंडियंस को, इंडियन लीडर्स को मनाने की कोशिश कर रही थी। और ये जो अगस्त ऑफर है ये कौन लेकर आए थे? वाइसरॉय लिंगित गो। कौन लेकर आए थे? लिंगित गो। और इस अगस्त ऑफर में वाइसरॉय साहब ने ये बोला कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा नियर फ्यूचर में, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेटिव कमेटी बनाई दी जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कंसेंसस के बाद ही रीच किए जाएंगे। और ये भी बोला कि हम इमीडिएटली वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर रहे हैं और इंडियंस के नंबर को बढ़ा रहे हैं। अगस्त ऑफर आ तो गया, लेकिन कांग्रेस ने इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट है, नेहरू साहब ने अगस्त ऑफर को बुलाया कि डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल, कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम तो पूर्ण स्वराज की डिमांड रख रहे हैं। तो नेहरू साहब ने क्या बोला? डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल। फिर क्रिप्स मिशन को भेजा गया मार्च अप्रैल 1942 में। किसके अंडर में आया ये? स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर में। बेसिकली अंग्रेज सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे भी इंडियन लीडर्स मान जाएं, अंग्रेज सरकार का सपोर्ट करें। और इस क्रिप्स मिशन में बात की गई कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा वॉर के बाद। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। अगस्त ऑफर में बोला गया था डोमिनियन स्टेटस इन नियर फ्यूचर। अब कब है वो नियर फ्यूचर कोई नहीं पता, लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या बोल रहे हैं? वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का गठन किया जाएगा और इसमें मेंबर्स होंगे, कुछ तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट किए जाएंगे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं वो नॉमिनेट करेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी है इसको भी वॉर के बाद बना दिया जाएगा। मतलब कुछ सरेंडर करना शुरू किया है अंग्रेज सरकार ने। क्रिप्स मिशन में ये भी बोला गया कि कोई भी ऐसा प्रोविंस जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए, वो प्रोविंस ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ में सेपरेटली एग्रीमेंट साइन कर सकता है, डील कर सकता है। और क्रिप्स मिशन में ये बोला गया कि इंडिया का जो डिफेंस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो क्रिप्स मिशन है इसके दौरान नेहरू और मौलाना आज़ाद कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल नेगोशिएटर्स थे और गांधी जी ने बोला कि क्रिप्स मिशन इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक, कि ये वो चेक है जो कि अब निकल चुका है। अब इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं है कि डोमिनियन स्टेटस ये वो, पूर्ण स्वराज की बात हो रही है, पूरा स्वराज दो हमें मतलब ही नहीं है। और इस बैकड्रॉप में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया 1942 में। कब लॉन्च किया गया? 1942 में। बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया और इसीलिए इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी बुलाया जाता है। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया, अंग्रेज सरकार ने लीडर्स को अरेस्ट करने की शुरुआत कर दी और ये जो मूवमेंट है ये वायलेंट हो गया, लीडर लेस हो गया, क्योंकि सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी पहली बार थोड़े से वायलेंट दिखे और गांधी जी ने बोला डू और डाई। लेकिन ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है
इसके प्रति पूरे इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जैसे सी राजगोपालाचारी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जस्टिस पार्टी ने, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, सीपीआई ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी कुछ हद तक, मतलब कम्युनलिज्म आ चुका था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जितना रिस्पांस होना चाहिए था उतना रिस्पांस था नहीं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स भी थे। जैसे विमेंस ने और स्टूडेंट्स ने लंबे चौड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन किया। बहुत सारे विमेन लीडर्स जैसे अरुणा अशरफ अली, सुचिता कृपलानी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उषा मेहता ने बॉम्बे से कांग्रेस के लिए एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत करी। बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई और इनके नाम याद रखना। बलिया में पहली पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, किसने फॉर्म करी? चित्तू पांडे ने फॉर्म करी। और ये जो बलिया की पैरेलल गवर्नमेंट है, इसने बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को रिलीज करवाने के लिए काम किया। महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल ने पैरेलल गवर्नमेंट को फॉर्म किया और इसको बुलाया गया था प्रति सरकार। क्या बुलाया गया था? प्रति सरकार। और ये सबसे लंबा चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी। इसने गांधी मैरिजेस करवाई, इसने विलेजेस में लाइब्रेरीज वगैरह बनवाई। वेस्ट बंगाल के तामलुक में सतीश सावंत ने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, जिसको बुलाया गया जातीय सरकार। इसने भी बहुत सारे काम किए, जैसे साइक्लोन रिलीफ के लिए काम किया, जैसे गरीबों को राइस वगैरह प्रोवाइड किया। उड़ीसा के तालचेर में लक्ष्मण नायक ने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई। तो खूब सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अच्छा, बीच में एक चीज़ देख लेते हैं अपन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को पास किया गया मुस्लिम लीग के सेशन में। और इसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको इंडिया से सेपरेट किया जाए। हालांकि ये जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन है, इसमें पाकिस्तान टर्म को यूज़ नहीं किया गया था। पाकिस्तान टर्म पहली बार किसने यूज़ किया है? रहमत अली ने यूज़ किया है। किसने यूज़ किया है? रहमत अली ने 1933 में। कब यूज़ किया है? 1933 में। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया। फिर आया राजाजी फार्मूला। सी राजगोपालाचारी लेकर आए राजाजी फार्मूला 1944 में, और इन्होंने अपने सजेशंस दिए। इन्होंने क्या बोला? पोस्ट वॉर कमीशन बनेगी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को डिमार्केट करेगी, और ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं इनमें प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, इनमें वोट करवाया जाएगा और लोगों से पूछा जाएगा कि उनको पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। अगर पार्टीशन होता है तो कुछ सर्विसेज जैसे डिफेंस, जैसे कम्युनिकेशन, उनको जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाएगा। जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको चांस दिया जाएगा कि वो दोनों सोवरेन स्टेट्स इंडिया पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो पूरी स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ब्रिटिश डिपार्चर के बाद। लेकिन अब अपने को समझ में आता है कि ये जो राजाजी फार्मूला है ये उस टाइम पे क्यों इतना रेलेवेंट नहीं था, बिकॉज लोग इसके लिए तैयार ही नहीं थे। फिर अंग्रेज सरकार ने फाइनली वेविल प्लान को भेजा, शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। 24 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 के बीच में शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया और इसका आउटकम था वेविल प्लान। बेसिकली जून 1945 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल साहब ने कहा कि अब हमें फाइनली इंडियन लीडर्स से बातचीत करनी चाहिए और पावर जो है वो इंडियंस को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। कैसे पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा उसी की बातचीत करता है ये वेविल प्लान। बेसिकली क्या कहा गया इसमें कि एक नई नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे सिवाय वॉइसरॉय के और कमांडर इन चीफ के। 14 इंडियन मेंबर्स में से 6 को नॉमिनेट करेगी मुस्लिम लीग। और ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये इंटरिम गवर्नमेंट के जैसे फंक्शन करेगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और नए कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया जाएगा उन पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखा गया कि आफ्टर दी वॉर नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। ये वेविल प्लान था बेसिकली। एक और चीज़ देख लेते हैं, एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में। कहाँ पे बनी थी? बॉम्बे में बनी थी। अब ये थोड़ा टूटी टूटी चीज़ें हैं, फ्लो में नहीं है, बिकॉज जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी दिखती गई हैं मेरे को वो मैं लिखता गया हूँ। तो अपन देख लेते हैं फटाफट से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाया गया 1934 में बॉम्बे में, और ये बनाई गई विद इन कांग्रेस। और ये बनाई गई थी कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए कि कांग्रेस जो है वो सोशलिस्टिक विजन पे काम करना शुरू करे। किसने बनाई है? मिन्नू मसानी ने, पटवर्धन साहब ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, जीपी नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो लेफ्टिस्ट लीडर्स हुआ करते थे। गांधी बिलीव करते थे ट्रस्टीशिप में। किस में बिलीव करते थे? ट्रस्टीशिप में। गांधी जी का ये मानना था कि जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो खुद को ओनर्स के जैसे ना समझें, रादर दे शुड थिंक देमसेल्व्स एज ट्रस्टीज़। और ऐसे ट्रस्टीज़
जो प्रॉफिट के सरप्लस को वर्कर्स के साथ में भी शेयर करेंगे। ये आपको समझ में आती होगी बातचीत ट्रस्टीशिप की अगर आपको सोशलिज्म का प्रिंसिपल समझ में आता है। अगर आपको ये समझ में आता है कि सोशलिज्म क्या है तो आपको ये समझ में आता होगा। अदरवाइज अपन रिवीजन कर रहे हैं, जैसे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी बातचीत आएगी, वहाँ अपन देख सकते हैं। अच्छा, 1929 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? जेएल नेहरू। फिर अप्रैल 1936 में लखनऊ के सेशन में प्रेसिडेंट बने जेएल नेहरू। फिर दिसंबर 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में सेशन हुआ, उसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? जेएल नेहरू। और ये जो फैजपुर महाराष्ट्र वाला सेशन है, ये पहली बार कांग्रेस का सेशन किसी गांव में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। जेएल नेहरू 3 ही बार प्रेसिडेंट रहे। वो 3 बार प्रेसिडेंट कब रहे ये देख सकते हो आप। 1938 में हरिपुर गुजरात में सेशन हुआ और प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, और इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी का रेजोल्यूशन को पास किया गया। और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सेशन हुआ और उसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इन्हीं 2 बार प्रेसिडेंट रहे। एक बड़ा फेमस केस है 1939 का, इसको बुलाया जाता है त्रिपुरी क्राइसिस। बेसिकली 1939 का जब कांग्रेस सेशन होने वाला था तो एक तरफ प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे बोस साहब और दूसरी तरफ खड़े हुए थे पिताबी सीतारमैया। पिताबी सीतारमैया जो हैं वो गांधी जी के कैंडिडेट थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी जी के जो कैंडिडेट हैं वो हार गए और बोस साहब जीत गए। पहली बार ये देखने को मिला कि गांधी जी का कैंडिडेट प्रेसिडेंट नहीं बना, और इसके बाद शुरू हुए क्राइसिस जिनको बुलाया जाता है त्रिपुरी क्राइसिस। बेसिकली गांधी हार गए तो जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। हालांकि ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि बोस जीते हैं सिर्फ इसलिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है वो रिजाइन कर रही है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गांधी साहब का हाथ रहा होगा। बोस साहब ने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपॉइंट करो, लेकिन गांधी जी ने अपॉइंट भी नहीं किया। और बोस साहब को समझ में आ गया कि हालांकि मैं जीत गया हूं, लेकिन जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, गांधी जी हैं और कांग्रेस का जो कोर वर्किंग ग्रुप है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बोस साहब ने रिजाइन कर दिया। बोस साहब ने बोला कि चलो मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, और बोस साहब ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म कर लिया। और ये जो 1939 का सेशन है इसको एज प्रेसिडेंट कैरी फॉरवर्ड किया राजेंद्र प्रसाद ने। किसने फॉरवर्ड किया? राजेंद्र प्रसाद ने। बोस साहब ने फॉर्म कर लिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में। बोस साहब को अरेस्ट कर लिया गया था 1940 में, और ये फिर एस्केप करके भाग गए थे 17 जनवरी 1941 को। कहाँ पहुँचे? बर्लिन पहुँचे थे। बर्लिन कब पहुँचे? मार्च 1941 को। इंडियन नेशनल आर्मी जिसका नाम बोस साहब से जुड़ा हुआ है, इस इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। दिसंबर 1941 में जापान ने जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को कैप्चर किया था, उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को लेके कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था आईएनए को, और इस आईएनए को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1942 में। बोस साहब पहुंचे साउथ ईस्ट एशिया 1942 में, और उन्होंने वापस से आईएनए को रीऑर्गेनाइज किया। आईएनए में एक ऑल विमेन कंटिजेंट थी जिसको बुलाया जाता था रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। क्या बुलाया जाता था? रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। इसकी कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। कौन थी कैप्टन? लक्ष्मी सहगल। 21 अक्टूबर 1943 को ये जो आईएनए है इसने फ्री इंडिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सेटअप किया एट सिंगापुर। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया की गवर्नमेंट को सेटअप किया, और कहाँ पे सेटअप किया? सिंगापुर में सेटअप किया। बोस साहब पहले इंसान थे जिन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कह के एड्रेस किया था जुलाई 6, 1944 को। अपने आज़ाद हिंद रेडियो के थ्रू बोस साहब ने गांधी जी को बुलाया फादर ऑफ द नेशन। आप सोच सकते हो उस टाइम के लोग आइडियोलॉजिकली कितना स्ट्रांग होते थे कि गांधी जी के साथ में क्राइसिस हुए हैं, त्रिपुरी क्राइसिस, लेकिन उसके बावजूद पहले इंसान जिन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बुलाया वो कौन थे? बोस साहब। जर्मनी के लोगों ने बोस साहब को टाइटल दिया नेताजी का। क्या टाइटल दिया? नेताजी का। एक बड़ा फेमस ट्रायल है आईएनए ट्रायल। ये हुआ नवंबर 1945 में रेड फोर्ट पे ये ट्रायल हुआ। 3 ऑफिसर्स थे इसमें, एक थे प्रेम सहगल, दूसरे थे गुरदयाल सिंह ढिल्लोन और तीसरे थे शाह नवाज। इनके डिफेंस में जो टीम उतरी थी उसमें थे बुल्ला भाई देसाई जो कि हेड कर रहे थे, उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीवी सप्रू, अशरफ अली और केएन काटजू। बट ये जो ऑफिसर्स हैं इन तीनों ऑफिसर्स को गिल्टी पाया गया। गिल्टी पाने के बावजूद कांग्रेस के प्रेशर में, उस टाइम के जितने भी लीडर्स थे उनके प्रेशर में, कमांडर इन चीफ ने इन ऑफिसर्स को 1946 में रिलीज कर दिया। बिकॉज अब टाइम आ गया था आज़ादी देने का, तो ये जो ऑफिसर्स हैं इनको रिलीज कर दिया गया। और 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आईएनए डे। 12 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? आईएनए डे। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी बिकॉज ये रिवीजन है
अब तो रटा होना चाहिए ये सब कुछ। 1945 में इलेक्शंस हुए और 1945 के इलेक्शंस में एक बड़ा मेजर सरप्राइज ये मिला कि मुस्लिम लीग ने सभी मेजर पार्टीज को हरा दिया और मेजॉरिटी जीती। मुस्लिम लीग के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, रिन म्यूटिनी आपने सुना होगा इसके बारे में, 18 फरवरी 1946 को हुई। बेसिकली क्या था, ये जो है नॉन कमीशन्ड पर्सनल्स के द्वारा, जिनको रेटिंग्स बुलाया जाता था, उन्होंने ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की शुरुआत करी। कहाँ पे हुई ये म्यूटिनी? HMIS तलवार के ऊपर, बॉम्बे में। HIMS तलवार जो है वो शिप था, उसके ऊपर बॉम्बे में ये म्यूटिनी हुई। और ये रिवोल्ट हुआ था बिकॉज जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा था शिप पे वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था और इंडियंस के साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। 22 फरवरी को जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जलाने की शुरुआत कर दी इस रिन म्यूटिनी के ही चलते। 23 फरवरी को जिन्ना साहब और सरदार पटेल दोनों ने रेटिंग्स को, ये जो नेवी के काम करने वाले लोग थे, कर्मचारी थे, इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब प्लीज़ ये म्यूटिनी वगैरह मत करो, हम आज़ादी के बिल्कुल करीब हैं। तो ये जो रिवोल्ट है इस रिक्वेस्ट के बाद एंड किया गया। गांधी जी खुद भी इस म्यूटिनी के फेवर में नहीं थे। ये बहुत बेसिक बातचीत है, होपफुली आपको सब पता होगा। अच्छा, ये जो पेज है इसमें ये सारी बातचीत हमने ऑलरेडी की हुई है, देखा हुआ है, ये पूरा सारी बातचीत की हुई है। एक चीज़ नहीं की हुई वो अपन देख लेते हैं कि 1906 में शिमला डेपुटेशन गया था, मतलब एक मुस्लिम लोगों का डेपुटेशन शिमला गया था अंग्रेज सरकार से मिलने के लिए 1906 में, और उसको लीड कर रहे थे आगा खान। और ये लोग लॉर्ड मिंटो से मिले और इन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। और इसी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी हुआ था। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया है? गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे क्लाइंट दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। वहाँ पे इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस को शुरू किया और एक पेपर, न्यूज़पेपर शुरू किया, इंडियन ओपिनियन। पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन को फॉर्म किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने वहाँ पे टॉलिस्टो फार्म को भी सेटअप किया था। सत्याग्रहीज की फैमिलीज को रहने के लिए घर के तौर पे टॉलिस्टो फार्म को भी सेटअप किया था। पोल टैक्स के अगेंस्ट में कैंपेन किया था। इंडियन मैरिजेस को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में कैंपेन किया था। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बहुत सारे काम किए। गांधी जी इंडिया वापस कब आए? 1915 में वापस आए। और ये फिर उन्होंने जितने भी मूवमेंट, जितने भी सत्याग्रह किए उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अच्छा, कुछ बातचीत और रह गई है। कैबिनेट मिशन आया मार्च जून 1946 में। कब आया? मार्च जून के बीच में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने भेजा था। और इस कैबिनेट मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। इस कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स क्या थे? एक तो यूनाइटेड इंडिया बनाया जाए। मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही थी पाकिस्तान की, उसको कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा, फेडरेशन को बनाया जाए जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस दोनों एक यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट करेंगे। कैबिनेट मिशन ने यह भी बोला कि ये जो फेडरेशन है ये लूज फेडरेशन होगी, ये सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन को ही कंट्रोल करेगी। बाकी की जितनी भी अदर पावर्स हैं और जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस को दी जाएंगी। और ये जो प्रोविंसेस हैं ये अपना ग्रुप बनाएंगी और डिसाइड करेंगी कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको सारी प्रोविंसेस मिल के कॉमनली डील करेंगी। तो ये प्रोविंसेस के ऊपर छोड़ दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 292 जो हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर आएंगे और 93 जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करके भेजेंगी। और प्रोविंसेस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए में थे मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार और यूपी। सेक्शन बी में थे सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सेक्शन सी में थे आसाम और बंगाल। बड़ी सिंपल सी बातचीत। क्या कहा गया कि यूनाइटेड इंडिया फॉर्म किया जाएगा, पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, एक ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर्म की जाएगी। उसके अलावा ये जो फेडरेशन है ये लूज फेडरेशन है, इसके पास में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन ही होगा। बाकी जो भी अदर पावर्स हैं, रेजिडरी पावर्स हैं, वो दे दी जाएंगी प्रोविंसेस को। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में 389 मेंबर्स होंगे। ये बेसिक बातचीत की गई किसमें? कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन के बाद एक एटलीस्ट डिक्लेरेशन भी हुआ है। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया हाउस ऑफ कॉमन में कि इंडिया को ब्रिटिशर्स छोड़ देंगे बाय 30 जून 1948। बेसिकली 30 जून 1948 तक ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे और आज़ादी दे देंगे। और दूसरा, इसी अनाउंसमेंट के थ्रू लॉर्ड वेबल को रिप्लेस कर दिया गया
और एक नए गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, 34th गवर्नर जनरल, जिनको बुलाया जाता है माउंटबेटन। क्या बुलाया जाता है? माउंटबेटन। और माउंटबेटन ने यहाँ पे आके फिर ये जो भी हुआ है अपनी आज़ादी का कामकाज, उसके कामकाज को देखा। माउंटबेटन प्लान, जिसको कि 3 जून प्लान भी बुलाया जाता है, बेसिकली इस प्लान के तहत क्या किया गया, ये बोला गया कि बंगाल और पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको सेपरेट पार्ट्स में रखा जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के बारे में डिसाइड किया जाएगा स्पेशल मीटिंग में। सिलहेट और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम करवाया जाएगा। और ये बोला गया कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अंग्रेज सरकार की पैरामाउंसी खत्म हो जाएगी, और अंग्रेज सरकार का जो ये पैरामाउंसी है खत्म होने के बाद प्रिंसली स्टेट्स खुद से डिसाइड करेंगे कि आने वाली जो गवर्नमेंट है उनके साथ में उनको कैसा रिलेशन मेंटेन करना है, इंडिया में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, या इंडिपेंडेंट रहना है, वो वाला सिनेरियो। बाउंड्री कमीशन को फॉर्म किया गया। बेसिकली ये जो माउंटबेटन प्लान है इसमें पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है और एक बाउंड्री कमीशन फॉर्म की गई। और ये जो बाउंड्री कमीशन है इसके हेड कौन थे? साइरल रेडक्लिफ। कौन थे? साइरल रेडक्लिफ। और इनको बोला गया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री क्या रहेगी उसको डिमार्केट करके आप हमें दो। ये जो रेडक्लिफ हैं इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 12 अगस्त 1947 को। माउंटबेटन ने गांधी जी को बुलाया था 1 मैन बाउंड्री फोर्स। माउंटबेटन को लग रहा था कि अगर कल को हिंदू मुस्लिम पंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, तो एक इंसान जो उनको रोक सकता है वो है गांधी जी। तो इसलिए इन्होंने गांधी जी को क्या बुलाया? 1 मैन बाउंड्री फोर्स। पंजाब बाउंड्री फोर्स क्या है? ये पंजाब बाउंड्री फोर्स को माउंटबेटन ने बनाया था कम्युनल राइट्स को काउंटर करने के लिए। ईस्टर्न बंगाल में अगर कोई कम्युनल राइट्स हों तो उसको काउंटर करने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स को बनाया गया था। ग्रेट कैलकाटा मैसेकर क्या है? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया डायरेक्ट एक्शन डे। बेसिकली इन्होंने बोला लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। और अपन ने अभी पढ़ा है कि 1945 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मिली थी, तो मुस्लिम लीग के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया और पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी नहीं बुलाया। आप मतलब लड़कर लेंगे पाकिस्तान की बातचीत कर रहे हो, 16 अगस्त 1946 को आपने डिक्लेयर कर दिया है, और ऐसी सिचुएशन में जहां पाकिस्तान की डिमांड हो रही है, जहां पे बहुत पॉसिबिलिटी है कम्युनल राइट्स होने की, वहां आपने पुलिस को नहीं बुलाया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और इसकी वजह से राइट्स हुए, जिसको बुलाया जाता है ग्रेट कैलकाटा मैसेकर। मतलब ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने डेलिबरेटली ऐसा किया। हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी सितंबर 1946 को, उसको हेड कौन कर रहे थे? नेहरू हेड कर रहे थे, लेकिन नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे वाइस रॉय। बेसिकली माउंटबेटन जो है वो प्रेसिडेंट थे। एक डिकी बर्ड प्लान है जिसको प्लान बल्कन भी बोलते हैं, इसको भी लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? मई 1947 में लेकर आए थे। बेसिकली इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में बाल्कनाइज करने के लिए, लेकिन इसको नेहरू साहब ने, पटेल साहब ने, वीपी मेनन साहब ने और इवन मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था। ये बेसिक बातचीत है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। पोर्टफोलियो सिस्टम इसके थ्रू लाया गया था, वीटो पावर इसके थ्रू दी गई थी, ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके थ्रू दी गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी गई थी। बेसिकली बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर्स की पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया था। फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कब रखी गई? बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अभी अपन ने बात की थी। मोतीहारी ट्रायल नाम की एक चीज़ है। जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो उसको बुलाया जाता है मोतीहारी ट्रायल। क्या बुलाया जाता है? मोतीहारी ट्रायल। 1933 में रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया। गांधी जी को बापू किसने बुलाया? सुभाष चंद्र बोस ने, फादर ऑफ द नेशन। और महात्मा टाइटल किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। सीडीएम के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं, इनके बारे में अभी अपन ने बात करी। अच्छा, कुछ पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं और उनके एडिटर्स हैं, नाम याद रखना, पूछ ले जाते हैं। बंगाल गैजेट किसने पब्लिश किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। राष्ट्र गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया दोनों ही दादा भाई नेहरूजी ने। हिंदू पेट्रियोट किसने पब्लिश करना शुरू किया? हरीश चंद्र ने। अल हिलाला अब्दुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों ही एनी वेसेंट के न्यूज़पेपर्स हैं। दर्पण बाल शास्त्री जमेकर का। सत्य प्रकाश खरसोनदास मूलजी का। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा का। हिंदू और स्वदेश मित्रा किसका है? जी सुब्रमण्यम अय्यर का। बंगाली किसका है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। केसरी और मराठा दोनों बाल गंगाधर तिलक के। सुधारक किसका है? जी के गोखले का। और हिंदुस्तान और एडवोकेट किसका है? जीपी वर्मा का। बंगाल गैजेट जेम्स ऑगस्टस हिक्की। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। राष्ट्र गुफ्तार और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी। हिंदू पेट्रियोट हरीश चंद्र। अल हिलाला अब्दुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ
किसका है? एनी बेसेंट। दर्पण किसका है? वाल शास्त्री जमेकर। सत्य प्रकाश खरसोनदास मूलजी। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा। हिंदू और स्वदेश मित्रा जी सुब्रमण्यम अय्यर। बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। सुधारक जी के गोखले। हिंदुस्तान और एडवोकेट दोनों किसके हैं? जीपी वर्मा के। कुछ पॉपुलर किताबें भी हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। व्हील ऑफ द हिस्ट्री किसने लिखी? राम मनोहर लोहिया ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? अब्दुल कलाम आजाद ने। इंडिया डिवाइडेड किसकी किताब है? राजेंद्र प्रसाद की। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्ता ने, 2 वॉल्यूम्स थे इसके। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। बंदी जीवन सचिन सान्याल ने। आनंद मठ और राजसिम्हा किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादाभाई नेहरू जी ने। बुक्स कौन सी हैं? व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्ता। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बंदी जीवन सचिन सान्याल। आनंद मठ और राजसिम्हा बंकिम चंद्र चटर्जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाभाई नेहरू जी। और इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये जो सेशन है इसको अपन ने थोड़ा जल्दी रिवाइज किया है बिकॉज मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। डिटेल में हमने बातचीत नहीं की है। होपफुली दिस विल हेल्प यू। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और प्रीलिम्स आने वाला है तो जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, थोड़ा मेंटली काम रहो। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।